बादशाह के 3 अजीब सवाल, बेचीनी, तलाश और एक अनजान इम्तिहान। कदीम ज़माने की बात है, एक वसी वाओ अरीज सल्तनत थी जिसका नाम नूराबाद था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, इंसाफ और खुशहाली के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत का हुक्मरान था बादशाह सिकंदर शाह। वो न सिर्फ बहादुर था बल्कि अक्लमंद भी समझा जाता था। इसके खजाने सोने से भरे हुए थे, इसकी फौज ताकतवर थी और इसकी रियाया इससे मोहब्बत करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो रात जिसने सब बदल दिया, एक खामोश रात थी। महल की बुलंद दीवारों पर चांदनी फैल रही थी, हर तरफ सुकूत था, मगर बादशाह के दिल में तूफान था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, सामने जलता हुआ चिराग और हाथ में एक पुराना कागज। वो आहिस्ता से खुद से बोला, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन सुकून क्यों नहीं मिला? क्या मैं वाकई सही फैसले करता हूँ या सिर्फ किस्मत मेरा साथ दे रही है? उसी बेचैनी में उसके जहन में 3 सवाल पैदा हुए। सबसे अहम वक्त कौन सा है? सबसे अहम इंसान कौन है? और सबसे अहम काम क्या है? वो अचानक खड़ा हो गया, आंखों में अजीब चमक आ गई। अगर मुझे इन सवालों के जवाब मिल जाएं, तो मैं कभी गलत फैसला नहीं करूंगा। ऐलान जिसने सल्तनत हिला दी। अगली सुबह पूरे शहर में नकारे बजने लगे, गलियों में मनादी की आवाज गूंजने लगी। सुन लो, बादशाह सलामत ने ऐलान किया है, जो शख्स इन 3 सवालों का सही जवाब देगा, इसे बेहिसाब दौलत, जमीन और इज्जत दी जाएगी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उलमा, फलासफर, शायर, दरवेश सब महल की तरफ रवाना हो गए। दरबार का दिन, इल्म की जंग। दरबार सजा, सोने के सुतून, रेशमी पर्दे और चमकते हुए फानूस। बादशाह तख्त पर बैठा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून नहीं था। पहला आलम आगे बढ़ा, बादशाह सलामत। सबसे अहम वक्त मुस्तकबिल है, क्योंकि वही इंसान की तकदीर बनाता है। बादशाह ने गौर से सुना, मगर खामोश रहा। दूसरा आलम बोला, नहीं हुजूर, सबसे अहम वक्त माजी है, क्योंकि वही हमें सबक देता है। तीसरा बोला, सबसे अहम इंसान आप खुद हैं, क्योंकि आप सब पर हुक्मरानी करते हैं। चौथा बोला, सबसे अहम काम इबादत है, क्योंकि यही इंसान को खुदा के करीब ले जाता है। बादशाह का गुस्सा, हर शख्स अलग जवाब दे रहा था, कोई भी जवाब दिल को नहीं छू रहा था। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। बस दरबार में खामोशी छा गई। तुम सबने सिर्फ लफ्जों का खेल खेला है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से उठा और दरबार छोड़कर चला गया। एक राज की खबर। उसी रात बादशाह ने अपने काबिल एतमाद वजीर हकीम फारूक को बुलाया। मैंने सुना है, एक फकीर जंगल में रहता है जो सच जानता है। वजीर ने सर झुका कर कहा, जी हुजूर, लोग कहते हैं वो दुनिया से बेनियाज है और इसके पास हिकमत है। बादशाह ने फैसला किया, मैं खुद उसके पास जाऊंगा, लेकिन एक आम इंसान बनकर। बादशाह का रूप बदलना। अगली सुबह बादशाह ने शाही लिबास उतार दिया, सादा कपड़े पहने, ताज उतार दिया और अकेला निकल पड़ा। कोई मुहाफिज नहीं, कोई शान वाओ शौकत नहीं, सिर्फ एक इंसान जो सच की तलाश में था। जंगल का सफर। रास्ता लंबा था, सूरज तेज था, रास्ता पथरीला था, लेकिन इसके दिल में एक उम्मीद थी। वो चलता गया और आखिरकार एक घने जंगल में दाखिल हो गया। फकीर की झोपड़ी। काफी देर बाद इसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। बाहर एक बूढ़ा फकीर जमीन खोद रहा था। इसके कपड़े सादा थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में अजीब नूर था। पहली मुलाकात, खामोशी का जवाब। बादशाह इसके पास गया। बाबा, मुझे आपसे 3 सवाल पूछने हैं।
फकीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस अपनी कुदाल से जमीन खोदता रहा। बादशाह ने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार, लेकिन फकीर खामोश रहा। एक अजीब इम्तिहान। फकीर थक चुका था, इसके हाथ कांप रहे थे। बादशाह ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे कुदाल दे दें, मैं खोद लेता हूँ। फकीर ने बगैर कुछ कहे कुदाल दे दी। बादशाह की मेहनत। बादशाह जमीन खोदने लगा, पसीना बहने लगा, हाथ जख्मी होने लगे। वो जो कभी तख्त से नहीं उतरा था, आज मिट्टी में पसीना बहा रहा था। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा। अचानक एक खतरा। अचानक झाड़ियों में से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ निकला। इसके कपड़े खून से भरे हुए थे। वो सीधा आकर बादशाह के कदमों में गिर गया। जिंदगी और मौत का लम्हा। बादशाह चौंक गया। ये कौन है? फकीर ने कहा, सवाल बाद में, पहले इसकी जान बचाओ। बादशाह ने फौरन उसके जख्म साफ किए, अपना कपड़ा फाड़कर पिटी बांधी, पानी पिलाया। सच्चाई का इंकिशाफ। कुछ देर बाद वो आदमी होश में आया। इसकी आंखों में आंसू थे। मैं आपको मारने आया था। बादशाह हैरान रह गया। क्यों? आपने मेरे भाई को सजा दी थी। मैं बदला लेने आया था, दुश्मन से इंसान तक, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। वो रोने लगा, मुझे मुआफ कर दें, मैं आपका दुश्मन नहीं, गुलाम बन जाऊंगा। बादशाह खामोश हो गया। उसके दिल में कुछ बदल रहा था। रात का सुकून। रात हो गई। बादशाह वहीं जमीन पर लेट गया। पहली बार इसे सुकून महसूस हुआ। एक देखा जवाब। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, शायद जवाब मेरे सामने ही है, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा। बादशाह के 3 अजीब सवाल, जवाब जो जिंदगी बदल दे। रात गुजर चुकी थी। जंगल पर सुबह की पहली रोशनी उतर रही थी। परिंदों की आवाजें खामोशी को तोड़ रही थीं। बादशाह सिकंदर शाह आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता है। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जो इसे महल में कभी महसूस नहीं हुआ था। एक नई सुबह, एक नया एहसास। वो उठा, आसपास देखा। फकीर अभी भी वहीं बैठा था, खामोश मगर मुस्कुराता हुआ। जख्मी आदमी एक तरफ सो रहा था। इसके चेहरे पर अब दर्द की जगह सुकून था। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, बाबा, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दें। फकीर की पहली बात। फकीर ने गहरी नज़र से बादशाह को देखा और आहिस्ता से बोला, बेटा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब कल ही मिल चुके हैं। बादशाह हैरान रह गया। किया, लेकिन कैसे? पहला जवाब, सबसे अहम वक्त। फकीर मुस्कुराया, जब तुम मेरे पास आए, मैं थका हुआ था और तुमने मेरी मदद की। अगर तुम उस वक्त मेरी मदद ना करते और चले जाते, तो ये जख्मी आदमी तुम्हें मार देता। बादशाह चौंक गया। फकीर ने बात जारी रखी, इसलिए सबसे अहम वक्त वही था जो तुम्हारे पास उस वक्त था, यानी हाल, प्रेजेंट। गहरी वजाहत। ना तुम माजी बदल सकते हो, ना मुस्तकबिल को यकीन से जान सकते हो। सिर्फ एक चीज तुम्हारे इख्तियार में है, और वो है ये लम्हा। बादशाह खामोशी से सुन रहा था। इसकी आंखों में समझ आने लगी थी। दूसरा जवाब, सबसे अहम इंसान। फकीर ने आगे कहा, जब तुम मेरे साथ थे, तो मैं तुम्हारे लिए सबसे अहम इंसान था, और जब ये जख्मी आदमी आया, तो वो तुम्हारे लिए सबसे अहम बन गया। बादशाह ने आहिस्ता से पूछा, क्यों? फकीर ने जवाब दिया, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले लम्हे हम किसके साथ होंगे। इसलिए जो शख्स उस वक्त हमारे सामने है, वही सबसे अहम है। दिल को छू लेने वाली बात। अक्सर लोग अपने करीबी लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि बाद में वक्त मिल जाएगा, लेकिन सच ये है कि बाद में कभी नहीं आता। बादशाह के दिल में एक चोट सी लगी।
इसे याद आया कि इसने कितने लोगों को नज़रअंदाज किया था। तीसरा जवाब, सबसे अहम काम। फ़कीर ने आखिरी बात कही, और सबसे अहम काम किया है। वो खुद ही बोला, किसी के साथ अच्छा सलूक करना। मुकम्मल हकीकत, क्योंकि इंसान इस दुनिया में उसी लिए आया है कि वो एक दूसरे के काम आए। ना दौलत हमेशा रहती है, ना ताकत, लेकिन नेकी हमेशा जिंदा रहती है। बादशाह का बदलता दिल। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मैंने हमेशा बड़े फैसलों के बारे में सोचा, लेकिन छोटी छोटी नेकियों को नज़रअंदाज किया। फ़कीर ने नरमी से कहा, छोटे काम ही बड़े बन जाते हैं, अगर दिल से किए जाएं। दुश्मन का बदल जाना। उसी वक्त वो जख्मी आदमी जाग गया। वो आहिस्ता से उठा और बादशाह के कदमों में गिर गया। मुझे मुआफ़ कर दें। बादशाह ने उसे उठाया। मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। दुश्मन की कहानी। वो आदमी बोला, मेरे भाई को आपने सज़ा दी थी, लेकिन मैंने सच कभी नहीं जाना। मैं सिर्फ नफरत में अंधा हो गया। आज आपने मेरी जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। एक नया रिश्ता। बादशाह ने कहा, आज से तुम मेरे दुश्मन नहीं, मेरे भाई हो। वो आदमी जार वाओ कितार रोने लगा। बादशाह की अंदरूनी तब्दीली। बादशाह के दिल में अब अजीब रोशनी थी। वो समझ चुका था, वक्त बराबर अभी, इंसान बराबर जो सामने है, काम बराबर नेकी। फ़कीर की आखिरी नसीहत। फ़कीर ने कहा, अगर तुम वाकई एक अजीम बादशाह बनना चाहते हो तो इन 3 बातों को कभी ना भूलना, क्योंकि यही तुम्हें इंसान बनाएगी। अलविदा का लम्हा। बादशाह ने फ़कीर के हाथ चूमे। आपने मुझे वो दिया जो मेरे पास कभी नहीं था, सुकून। वापसी का सफ़र। बादशाह महल की तरफ वापस रवाना हुआ, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। इसकी सोच बदल चुकी थी, इसका दिल बदल चुका था। एक नया आगाज। उसने दिल में कहा, अब मैं सिर्फ हुकूमत नहीं करूँगा, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाऊंगा। तख्त, आजमाइश और सच की कीमत। सूरज तुलू हो रहा था। नौराबाद की फिजा सुनहरी रोशनी में नहा रही थी, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। बादशाह सिकंदर शाह वापस आ रहा था, मगर वो वही बादशाह नहीं था जो चंद दिन पहले महल से निकला था। महल की वापसी। खामोश तूफान। महल के दरवाजे खुले, सिपाही सफ में खड़े हो गए। बादशाह सलामत वापस आ गए। नारे बुलंद हुए, मगर बादशाह खामोश था। इसकी आंखों में गुरूर नहीं, बल्कि गहराई थी। वजीर हकीम फारूक आगे बढ़े। हुजूर, आप खैरियत से हैं? हम सब बहुत परेशान थे। बादशाह ने सिर्फ इतना कहा, फारूक, अब सब कुछ बदलने वाला है। पहला फैसला, चौंकाने वाला ऐलान। उसी दिन दरबार बुलाया गया। सब वज़रा, सिपाही, उलमा हाजिर थे। बादशाह तख्त पर बैठा और बोला, आज से हमारे फैसले बदलेंगे। सब हैरान। हर मुकद्दमा सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि इंसानियत से भी देखा जाएगा। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। वजीरों की बेचैनी। एक सख्त मिजाज वजीर कासिम बेग खड़ा हुआ। हुजूर, अगर हम जज्बात से फैसले करने लगे तो सल्तनत कमज़ोर हो जाएगी। बादशाह ने सुकून से जवाब दिया, नहीं कासिम, इंसानियत कमज़ोरी नहीं, ताकत है। एक बड़ा झटका। बादशाह ने अगला हुक्म दिया, कल जिस शख्स ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, इसे दरबार में पेश किया जाए। सब हैरान रह गए। सिपाही जख्मी आदमी को ले आए। वो झुका हुआ था, डरा हुआ। सबको चौंका देने वाला फैसला। बादशाह तख्त से उठा और सबके सामने उसके करीब गया। फिर बोला, ये शख्स अब मेरा दुश्मन नहीं, मेरा मुहाफिज होगा। दरबार में जैसे बिजली गिर गई। किया, दुश्मन से मुहाफिज। बादशाह ने कहा, जिस इंसान ने नफरत देखी हो और फिर मोहब्बत महसूस की हो, वो सबसे ज्यादा वफादार होता है।
وزیر قاسم غصے میں آ گیا۔ یہ خطرناک ہے حضور۔ بادشاہ نے سخت نظر سے دیکھا۔ خطرہ نفرت میں ہے، محبت میں نہیں۔ دربار کی خاموشی، کوئی کچھ نہ بول سکا۔ وہ زخمی آدمی رونے لگا۔ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اندرونی سازش۔ اسی رات وزیر قاسم بیگ اپنے کمرے میں غصے سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ بادشاہ بدل گیا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایک اور وزیر بولا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ خفیہ منصوبہ۔ انہوں نے سازش شروع کی۔ ہم ایک ایسا کیس لائیں گے جہاں انسانیت نہیں، صرف سخت فیصلہ ہی کام آئے، اور بادشاہ کو غلط ثابت کریں گے۔ آزمائش کا دن۔ چند دن بعد ایک مشکل مقدمہ دربار میں پیش کیا گیا۔ دو آدمی ایک بچے پر دعویٰ کر رہے تھے۔ دونوں کہہ رہے تھے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ماں کی چیخ۔ ایک عورت رو رہی تھی، یہ میرا بچہ ہے، مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ دوسرا آدمی بولا، جھوٹ، یہ بچہ میرا ہے۔ مشکل فیصلہ۔ دربار میں خاموشی تھی۔ یہ کوئی عام کیس نہیں تھا۔ اگر غلط فیصلہ ہوا تو ایک ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سازش کرنے والوں کی امید۔ وزیر قاسم مسکرا رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں بادشاہ انسانیت سے کیسے فیصلہ کرتا ہے۔ بادشاہ کا حیران کن قدم۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر سپاہی کو حکم دیا، تلوار لاؤ۔ سب چونک گئے۔ خطرناک حکم۔ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دو اور دونوں کو آدھا آدھا دے دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ماں کا رد عمل۔ وہ عورت چیخ پڑی، نہیں، براہ کرم ایسا نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی، بچہ اسے دے دیں، لیکن اسے مت ماری۔ سچ سامنے آ گیا۔ بادشاہ مسکرایا۔ اصل ماں وہی ہے جو اپنے بچے کی جان کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ سپاہیوں نے بچہ اس عورت کو دے دیا۔ انصاف کی جیت۔ دوسرا آدمی پکڑا گیا۔ وہ جھوٹا نکلا۔ دربار کا رد عمل۔ سب حیران رہ گئے۔ وزیر قاسم کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ بادشاہ کی طاقت۔ بادشاہ نے کہا، انسانیت کا مطلب کمزوری نہیں، بلکہ دل اور عقل دونوں کا استعمال ہے۔ ایک نیا خطرہ۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسی رات ایک خفیہ خبر آئی، سرحد پر بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ جنگ کا سایہ۔ سپاہی گھبرا گئے۔ حضور، فوج تیار کرنی ہوگی، سب سے بڑا امتحان۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جہاں اس کی نئی سوچ کا اصل امتحان ہونے والا تھا۔ اندرونی کشمکش۔ کیا میں جنگ کروں یا امن کی کوشش؟ وہی تین سوال۔ اس کے ذہن میں پھر وہی تین باتیں آئیں۔ سب سے اہم وقت، ابھی۔ سب سے اہم انسان جو سامنے ہے۔ سب سے اہم کام، نیکی۔ فیصلہ آنے والا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، اس بار میں تلوار نہیں، سچ کا استعمال کروں گا۔ بغاوت، سچ اور ایک دل ہلا دینے والا موڑ۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ محل کی دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ فضا میں بے چینی تھی۔ ایک سپاہی گھبراہٹ میں دوڑتا ہوا آیا۔ حضور، سرحدی علاقے درہ سیاہ میں بغاوت پھیل چکی ہے۔ خطرے کی گھنٹی۔ دربار فوراً طلب کیا گیا۔ سپاہی، وزیر، سالار سب جمع ہو گئے۔ سپہ سالار بولا، حضور، باغیوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر ابھی کارروائی نہ کی گئی تو بغاوت پورے ملک میں پھیل سکتی ہے۔ جنگ یا امن؟ وزیر قاسم بیگ فوراً بولا، یہ وقت نرم روی کا نہیں ہے۔ فوج بھیجیں اور بغاوت کو کچل دیں۔ کچھ اور وزراء نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ جی حضور، طاقت ہی واحد حل ہے۔ بادشاہ کی خاموشی۔ بادشاہ سکندر شاہ خاموش تھا۔ اس کے ذہن میں وہی تین سوال گونج رہے تھے۔ سب سے اہم وقت، ابھی۔ سب سے اہم انسان جو سامنے ہے۔ سب سے اہم کام، نیکی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ حیران کن فیصلہ۔ ہم جنگ نہیں کریں گے،
دربار میں جیسے زلزلہ آ گیا، کیا مخالفت کی آگ۔ وزیر قاسم غصے سے بولا، حضور یہ کمزوری ہے، دشمن اسے فائدہ اٹھائے گا۔ بادشاہ کا جواب۔ بادشاہ نے مضبوط آواز میں کہا، ہر لڑائی تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کچھ جنگیں دل سے جیتی جاتی ہیں۔ ایک خطرناک قدم۔ بادشاہ نے اعلان کیا، میں خود جاؤں گا، اکیلا، بغیر فوج کے۔ سب حیران، یہ ناممکن ہے، یہ خودکشی ہے۔ وفادار محافظ، وہی سابق دشمن، اب محافظ، آگے آیا۔ حضور میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی فوج کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف باغیوں کا کیمپ، ادھر درہ سیاہ میں باغیوں کا سردار کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ، دل میں آگ۔ ہمیں انصاف نہیں ملا، ہمیں صرف ظلم ملا ہے۔ بغاوت کی اصل وجہ، ایک بوڑھا شخص بولا، بادشاہ کے کچھ وزیروں نے ہمارے گاؤں جلا دیے، ہماری زمینیں چھین لیں۔ ہم نے فریاد کی لیکن کسی نے نہیں سنی۔ حقیقت کا پہلا جھٹکا۔ یہ خبر خفیہ طور پر بادشاہ تک بھی پہنچی۔ وہ چونک گیا، کیا میری سلطنت میں یہ سب ہو رہا تھا؟ اندرونی غصہ۔ بادشاہ نے دل میں کہا، اگر یہ سچ ہے تو قصور صرف باغیوں کا نہیں۔ خطرناک ملاقات۔ اگلی صبح بادشاہ سادہ لباس میں اپنے محافظ کے ساتھ باغیوں کے علاقے میں داخل ہوا۔ سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ تم کون ہو؟ سچ کا انکشاف۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ سب چونک گئے۔ کشیدگی کا لمحہ، تلواریں نکل آئیں، اسے قتل کر دو۔ ایک روک دینے والا لمحہ۔ باغیوں کے سردار نے ہاتھ اٹھایا، رکو۔ وہ آگے آیا، تم واقعی بادشاہ ہو تو یہاں کیوں آئے ہو؟ دل سے بات۔ بادشاہ نے سکون سے کہا، میں لڑنے نہیں آیا، سننے آیا ہوں۔ درد کی آواز۔ باغیوں نے اپنی کہانی سنائی، جلے ہوئے گھر، روتی ہوئی مائیں، بھوکے بچے، دل ہلا دینے والا منظر۔ ایک چھوٹا بچہ آگے آیا، بادشاہ اگر تم اچھے ہو تو ہمارا گھر کیوں جلایا گیا؟ بادشاہ کا ٹوٹنا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، مجھے معاف کر دو۔ سب حیران، بادشاہ معافی مانگ رہا ہے۔ ایک تاریخی لمحہ۔ بادشاہ نے کہا، اگر میرے نام پر ظلم ہوا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ اصل مجرم۔ تحقیقات شروع ہوئیں اور سچ سامنے آیا۔ وزیر قاسم بیگ اور اس کے ساتھیوں نے اپنے فائدے کے لیے زمینیں چھینی تھیں۔ سب سے بڑا دھوکہ۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل مچ گئی۔ وزیر قاسم غدار نکلا۔ بادشاہ کا فیصلہ، قاسم بیگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ چیخنے لگا، میں نے سلطنت کے لیے کیا تھا۔ انصاف کا لمحہ۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، تم نے اپنی طاقت کے لیے کیا تھا۔ جذباتی کلام عکس۔ باغیوں کا سردار آگے آیا، ہم نے ہتھیار اس لیے اٹھائے کیونکہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ امن کی پیشکش۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، آج سے تمہاری آواز ہمیشہ سنی جائے گی۔ بغاوت کا خاتمہ۔ باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے، لوگ رونے لگے۔ ایک نیا نظام۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ظلم کرنے والوں کو سزا ملے گی، ہر گاؤں میں انصاف کا نظام ہوگا، عوام کی آواز براہ راست سنی جائے گی۔ ایک گہرا احساس۔ رات کو بادشاہ اکیلا بیٹھا تھا، وہ آہستہ سے بولا، آج مجھے سمجھ آیا کہ سب سے اہم کام صرف اچھا ہونا نہیں بلکہ ظلم کو روکنا بھی ہے۔ آخری موڑ، ٹویسٹ بلڈ اپ۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا، حضور، قاسم بیگ قید سے فرار ہو گیا ہے، خطرہ واپس۔ بادشاہ کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی، اب اصل امتحان شروع ہوگا۔ آخری آزمائش، قربانی اور ہمیشہ رہنے والا سبق، فنالے۔
रात सियाह थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। हुआ मैं अजीब सी बेचैनी थी। महल के अंदर खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। कासिम बेग की वापसी। कासिम बेग फरार हो चुका था, और अब वो सिर्फ एक भिगोड़ा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक दुश्मन बन चुका था। वो जानता था, अगर मैंने अब वार ना किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंधेरे में साजिश। जंगल के एक खुफिया ठिकाने में कासिम बेग अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ बैठा था। इसकी आंखों में नफरत जल रही थी। बादशाह ने मुझे जलील किया, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। आखिरी मंसूबा। कल जब बादशाह अवाम के दरमियान जाएगा, हम हमला करेंगे। दूसरी तरफ एक परामन सुबह। बादशाह सिकंदर शाह महल के बाग में खड़ा था। सूरज निकल रहा था, रोशनी फैल रही थी, लेकिन इसके दिल में सुकून के साथ एक हल्की सी बेचैनी भी थी। दिल की आवाज। इसने आहिस्ता से खुद से कहा, सबसे अहम वक्त अभी है। सबसे अहम इंसान वो है जो मेरे सामने है। सबसे अहम काम नेकी है। अवाम के दरमियान। उसी दिन बादशाह ने ऐलान किया, मैं आज अवाम के दरमियान जाऊंगा। लोग जुमा हो गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अपने बादशाह को देखने आए। दिल मोहब्बत का मंजर। लोग खुश थे। यही वो बादशाह है जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। खतरा करीब है, लेकिन भीड़ में चंद लोग छपे हुए थे। उनके चेहरों पर नकाब थे और आंखों में नियत खतरनाक थी। हमला। अचानक एक शख्स तेजी से आगे बढ़ा। हाथ में खंजर चमक रहा था। एक लम्हा सब कुछ बदल गया। वो सीधा बादशाह की तरफ लपका। कुर्बानी। उसी लम्हे बादशाह का वही मुहाफिज, साबिक दुश्मन, अचानक आगे आया और उसने खंजर अपने सीने पर ले लिया। सन्नाटा। सब कुछ रुक गया। वक्त जैसे ठहर गया। आखिरी सांसें। मुहाफिज जमीन पर गिर गया। इसके सीने से खून बह रहा था। बादशाह घुटनों के बल इसके पास बैठ गया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जज्बाती मकालमा। मुहाफिज ने कमजोर आवाज में कहा, हुजूर, आपने मुझे जिंदगी दी थी, आज मैंने वो वापस कर दी। आंसुओं का समंदर। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मेरे लिए सिर्फ मुहाफिज नहीं थे, तुम मेरे भाई थे। आखिरी अल्फाज। मुहाफिज मुस्कुराया, आपने मुझे सिखाया कि सबसे अहम काम नेकी है। और इसकी सांस रुक गई। असल मुजरिम सामने। सिपाहियों ने फौरन हमला आवरों को पकड़ लिया। इनमें कासिम बेग भी था। आखिरी सामना। कासिम को बादशाह के सामने लाया गया। वो हंस रहा था। देखा, आखिरकार तुम भी दर्द महसूस कर रहे हो। गुस्सा और सब्र। बादशाह की आंखों में आंसू भी थे और आग भी। फैसला। सबसे मुश्किल लम्हा। सब इंतजार कर रहे थे। अब बादशाह उसे सख्त सजा देगा। हैरान किन फैसला। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, कासिम, मैं तुम्हें मुआफ करता हूँ। सब चौंक गए। किया गहरा सबक। बादशाह ने कहा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह नफरत से फैसला करूँ तो मैं तुमसे मुख्तलिफ नहीं रहूँगा। कासिम का टूटना। कासिम बेग की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों के बल गिर गया। मैं हार गया, आप जीत गए। तब्दीली का लम्हा। बादशाह ने कहा, असल जीत दिल की होती है। एक नई शुरुआत। कासिम को कैद किया गया, लेकिन इसके साथ जुल्म नहीं हुआ। बादशाह का आखिरी पैगाम। चंद दिन बाद बादशाह ने पूरी सल्तनत को जुमा किया और कहा, याद रखो, सबसे अहम वक्त यही लम्हा है। सबसे अहम इंसान वो है जो तुम्हारे सामने है, और सबसे अहम काम इसके साथ नेकी करना है। गहरा अखलाकी सबक। डीप मॉरल। जिंदगी में हम अक्सर बड़े ख्वाबों के पीछे भागते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि जिंदगी छोटे लम्हों में छपी होती है। आखिरी मंजर। रात का वक्त।
बादशाह अकेला खड़ा आसमान को देख रहा था। वो आहिस्ता से बोला, मैंने सब कुछ पा लिया, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया। इख्तिताम। और इस दिन के बाद बादशाह सिकंदर शाह सिर्फ एक हुक्मरान नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन गया।